हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IITN थिंकिंग। तो दोस्तों आज हम इक्विलिब्रियम के वन शॉट लेने वाले हैं, है ना, जिसमें हम हर चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। और ये आप बोल सकते हो बेस्ट वन शॉट होगा, है ना। तो मतलब मैंने इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है कि आपका ये कहने मात्र को वन शॉट है, पर इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। इवन जेई के, नीट के एग्ज़ाम के PY की, और जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड और अच्छे क्वेश्चन हैं। मैंने जेई के क्वेश्चन लिए हैं, अगर वो एक क्वेश्चन आप करोगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो ये कहने मात्र को है, मैंने पूरा ही चीज़ कवर किया है। मतलब ट्राई मेरा यही होता है कि आपको इस लेवल का लेक्चर मिले कि आप दोबारा देखने के बाद आपको मतलब इसको देखने के बाद दोबारा कहीं देखने को मतलब आपको ज़रूरत ना पड़े। ऐसे हमारा टारगेट होता है ना। एज ए स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट होता तो एक स्टूडेंट को क्या रिक्वायरमेंट होती है बेस्ट तरीके से, सो दैट उसकी तैयारी अच्छी हो सके। तो चाहे आप जेई के हो, नीट के हो, है ना, या नीट के हो, दोनों के लिए है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को। तो देखिए भाई, इक्विलिब्रियम सबसे पहले समझते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो इक्विलिब्रियम एक स्टेट होता है ना, एक स्टेट होता है जब कोई भी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मान लो हमारे पास यही एक रिएक्शन है, तो ये जो ऐसे या एरो दिख रहा है ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो इस तरीके से दिख रहा है इसको बोलते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड। तो इक्विलिब्रियम वह स्टेट होती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि इक्विलिब्रियम पे हमारे पास क्या होता है, डेल्टा जी जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। बाकी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन तो इक्वल होना ही होना है। मान लो हमने ये डायग्राम से समझना है, रियल लाइफ में आपको समझना है। मान लो ये टंकी है, पानी की टंकी है ना। तो यहाँ से पानी एंट्री मार रहा है, और देखो यहाँ पे होल भी है, और सेम स्पीड से यहाँ से निकल भी रहा है। तो यहाँ आप पानी जितना दोगे उतना यहाँ पे निकल भी जाएगा, है ना, सेम ही होल है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो एक तरीके का इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो देखो ये मैंने पहले से इसलिए लिख दिया है सो दैट आपका टाइम बचे, है ना। हम जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे हम लिख के आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। तो जैसे इक्विलिब्रियम देखो, फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है भाई, देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड तो इक्वल होना ही है, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो। लेकिन यहाँ पे मेन बात क्या है, फिजिकल स्टेट में चेंज होता है। अगर यहाँ पे देखो, जैसे हमने यह रिएक्शन लिया, यहाँ पे वाटर लिक्विड है, इसका रूप कैसा है, लिक्विड है, और यहाँ पे प्रोडक्ट में कैसा है, गैस है। तो वाटर के फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है ना उसको बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। और वैसे हमको फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में डील ही नहीं करना है, केमिकल ही इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे, ये तो हमने आपको बता दिया। और केमिकल इक्विलिब्रियम, जैसे देखो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे केमिकल स्टेट में चेंज आता है। जैसे देखो यहाँ पे H2 है और यहाँ पे I2 हमने लिया है, प्रोडक्ट में क्या बन जा रहा है, HI बन जा रहा है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा केमिकल ही चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे H2I2 थे, यहाँ पे HI मिल रहा है। यहाँ पे केमिकल तो सेम था, बस उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में डील करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो वही लिखा है, इन दिस चैप्टर वी विल डील विथ केमिकल इक्विलिब्रियम। आइए और समझते हैं कुछ बेसिक बातें और समझते हैं, जैसे कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। तो रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर सके। जैसे देखो ये है रिवर्सिबल का रिप्रेजेंटेशन, ऐसे जो है उसको फॉरवर्ड बोलते हैं, या रिवर्स जो है उसको बैकवर्ड बोलते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है भाई, जो दोनों डायरेक्शन में जाए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये H2 है, I2 है, देखो यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहाँ पे एक आप बोल सकते हो रिवर्सिबल, एक रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है। जैसे ये हमने लिया है ना, यह कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। यह स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। तो ये आपके पास एक कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल। अच्छा एक चीज़ और है रिवर्सिबल के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जैसे रिवर्सिबल में प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, वो तो ठीक है, प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट जो कन्वर्ट होता है वो बैक भी आता है। रिएक्शन नेवर कंप्लीट, मतलब भाई जैसे ही आप कोई रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ लेकिन वो फिर से वापस चला जाएगा, वही तो होता है रिवर्सिबल। तो रिएक्शन नेवर कंप्लीट ही नहीं होगा भाई, प्रोडक्ट बना तुरंत वापस से चला गया।
इक्विलिब्रियम इज अटेंड। भाई अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट होगी, बैकवर्ड रिएक्शन की रेट होगी, तो इक्विलिब्रियम तो अटेंड होगा, नो डाउट। रिएक्शन ऑकर इन अ क्लोज कंटेनर, और रिएक्शन किस कंटेनर में हैपेंड होता है, क्लोज कंटेनर में होता है, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जो केवल एक ही डायरेक्शन में जा सके। तो जैसे रिप्रेजेंटेशन ऐसे या ऐसे दिखा लो, एक ही एरो से दिखाते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट कांट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, मतलब यहाँ पे आप देखो प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, मतलब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में बन सकता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या था, प्रोडक्ट एक बार बन गया तो वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे मान लो हमने कोई पेज लिया, उसको जला दिया, अब पेज से राख बन जाएगा, है ना। जो राख बनेगा क्या उससे पेज बना सकते हो क्या, नहीं। तो वह रिएक्शन कैसी है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें इक्विलिब्रियम इज नॉट अटेंड, क्योंकि भाई रेट ऑफ केवल फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, तो इक्विलिब्रियम कहाँ से आएगा, उसमें तो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होने चाहिए। रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में तो कंप्लीट होता है, बैकवर्ड आएगा ही नहीं, सारा का सारा प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हीट किया तो CaO और CO2 बना, है ना। तो ये कैसी रिएक्शन है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ठीक है। तो यही समझाने के लिए यह रिएक्शन एक इरिवर्सिबल भी दिखाया जा सकता है। यहाँ पे इसको सॉलिड ले लो, हीट कर दोगे और यहाँ पे गैस दिखा दो तो ये रिवर्सिबल ही हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। जैसे कंबक्शन रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आप केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो भाई देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है, थोड़ा रिटन लैंग्वेज में देख लेते हैं, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में चलिए हम और अच्छे से देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास है। तो अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना चाहें, है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन होता है, ये आगे बताएंगे हम आपको। जो किसी भी रिएक्शन का रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भाई, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के। तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल कर लिया, और स्टोइकियोमेट्री कितना था रिएक्टेंट का, 1 था, तो 1 लगा दिया, है ना। अब मान लो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो RAF बराबर क्या आ जाएगा, KF आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा और यहाँ पे R हो जाएगा। समझ आया, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी तरीके से रेट ऑफ बैकवर्ड अगर आप लिखोगे तो बैकवर्ड के लिए जो रिएक्टेंट का काम करेगा वो कौन सा हो जाएगा, P हो जाएगा, और उसका स्टोइकियोमेट्री 1 है। तो यहाँ पे R बैकवर्ड आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, K एक कांस्टेंट आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आपको पता है कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आप बोल सकते हो KF R और ये क्या हो जाएगा, KBP, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आएगा, हम इसको बोल सकते हैं कि K फॉरवर्ड डिवाइड बाई K बैकवर्ड, हम इसको सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, और यहाँ से अपने पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया। तो यहाँ पे ये हमारे पास बेसिकली इक्वेशन हो गया, है ना, ये फाइनल। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखना, जो K फॉरवर्ड है और K बैकवर्ड है उसको हम एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं जिसको Kc बोलते हैं, और Kc क्या होता है, उसको Kc को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और RF क्या है, रेट, सॉरी RF नहीं, KF जो है वो क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और जो KB है उसको क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गए, तो ये सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे ये लिखा भी गया है, एक बार आप देख लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया, वैसे वहाँ पे मैं क्यों ही इसको मिक्स करूँ, ठीक है।
तो इसको रहने देते हैं, आप उतनी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये अपने पास इक्वेशन है, आपको याद कर लेना है। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और के एफ को रेट कांस्टेंट और के सी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये हमारे सारे टर्म्स हमने लिख दिए हैं, ठीक है। इसका भी यूज होता है फॉर्मूला का कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ग्राफ हम देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहला ग्राफ देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ देखते हैं। तो एक रिएक्शन हमने कंसीडर कर लिया, ये है, ठीक है। और के इक्विलिब्रियम यहाँ पे आप, तो इस रिएक्शन के आप के इक्विलिब्रियम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने लिख लिया है। तो यहाँ से 3 ग्राफ हमारे पास निकल के आएंगे, पहला ग्राफ ए, दूसरा ग्राफ बी, तीसरा ग्राफ सी। यहाँ पे अगर आप देखो तो हम पहला कंडीशन लेते हैं, जब हमारे पास मान लेते हैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है प्रोडक्ट से। तो आप देखो यहाँ पे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट थोड़ा सा ऊपर है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ही है, और ये प्रोडक्ट यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन कम दिखाया गया है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, रिएक्टेंट इनिशियली तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ नहीं होगा, तो थोड़ा सा अमाउंट यहाँ लिया गया है, कुछ अमाउंट रिएक्टेंट लिया गया होगा, अपन को पता नहीं है, प्रोडक्ट ज़ीरो रहा होगा। जैसे जैसे रिएक्टेंट यहाँ से ख़त्म होगा प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा, ऐसे एक टाइम आएगा तो ऐसे हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ऊपर रिएक्टेंट है, नीचे प्रोडक्ट है। तो जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट से ज़्यादा हो तो ग्राफ ये आता है, और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर प्रोडक्ट से ज़्यादा है तो देखो रिएक्टेंट ज़्यादा है तो के क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आ जाएगी, <<1 आ जाएगी। समझ आया आपको। तो आप इसको याद रख लेना, अगर के इक्विलिब्रियम <<1 है मतलब आपके पास ग्राफ कौन सा आ जाएगा, ये वाला। अगर मान लो, और ये क्या है, इक्विलिब्रियम है, देखो कॉन्सेंट्रेशन है ना इक्वल हो गया, तो आप बोल सकते हो। अब यहाँ पर सिमिलर दूसरा ग्राफ, यहाँ पे आप देखो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन दोनों क्या हो जा रहे हैं, एकदम इक्वल भी है कांस्टेंट भी है। यहाँ पे इक्वल भी है कांस्टेंट भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा भाई, इक्वल 1 हो जाएगा, मतलब इक्वल टू 1 हो जाएगा, तभी तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट तरीके से थर्ड ग्राफ देखेंगे, तो ये आप देखो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ऐसे ही ज़्यादा, और ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। और ये अपने पास इक्विलिब्रियम टाइम है, ठीक है ना, जहाँ पे आपके पास कांस्टेंट हो जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा और रिएक्टेंट ज़्यादा, तो प्रोडक्ट ज़्यादा तो भाई के इक्विलिब्रियम भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो के इक्विलिब्रियम 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ होता है। एक ग्राफ रेट वर्सेस टाइम आता है, जो कि आपको याद रखना है। आपको पूछेगा कि बताओ भाई कौन सा ग्राफ है जो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, विच विल शो इक्विलिब्रियम। तो मैं आपको बता दूं, ना तो ये इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना तो ये इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल ये ग्राफ है जो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही ग्राफ है टी इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर रेट और टाइम की बात किया जाएगा तो यही है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन वाले में तीनों इक्विलिब्रियम के ग्राफ थे, ये भी यहाँ पर। लेकिन अगर रेट और टाइम का पूछता है तो केवल सेकेंड वाला रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम को, ठीक है। आइए देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। इक्विलिब्रियम इज अटेन इन रिवर्सिबल रिएक्शन, ये तो पता ही है, रिवर्सिबल होगा तभी तो फॉरवर्ड बैकवर्ड होगा। मिजरेबल प्रॉपर्टी जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल कॉन्सेंट्रेशन और डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कब, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये सारे प्रॉपर्टी जो होते हैं उस टाइम क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब बाय चेंजिंग मिजरेबल प्रॉपर्टी, जैसे ये वाले है ना प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते हो, चेंज करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हो, लेकिन कुछ समय बाद फिर से इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, जो कि हम ली चैटलियर प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, कैन नॉट डिस्टर्ब बाय चेंजिंग द पी वी एन, मतलब वही मिजरेबल प्रॉपर्टी। एज के सी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, तो के सी केवल टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। इक्विलिब्रियम एंड के सी कैन नॉट अफेक्टेड बाई कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम है भाई रिएक्शन के टाइम को कम कर देना,
है ना, ऐसा नहीं कि चेंज कर देगा Kc और Kp, तो इक्विलिब्रियम और Kc भी अफेक्ट नहीं होते। हाँ, कैटलिस्ट ओनली चेंज टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम, जैसे पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला तो टाइम को डिक्रीज, जैसे कोई रिएक्शन 1 साल में हो रही तो 2 ही महीने में होगी, तो कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीज टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव होगा। अगर नेगेटिव कैटलिस्ट डाला, इंक्रीज कर दिया, तो भाई नेगेटिव टाइम और बढ़ा देगा इक्विलिब्रियम को, है ना, तो ये होता है। अच्छा, एक्टिव मास क्या होता है? देखो, एक्टिव मास क्या होता है? इट इज़ कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर। अच्छा, यहाँ पे पर नेगेटिव क्यों लगा दिया मैंने फिर? हाँ, इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे लिखते हैं, एक्टिव मास की भी बोलते हैं, या सी से लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। और मोल क्या होता है? मोल तो आपने पढ़ा है। मोल फार्मूला जो यहाँ पे यूज होता है, ये फार्मूला ये होता है V/22.4 लीटर एट STP, है ना। और मोल का फार्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, है ना। तो जो आपके पास यूज होना है फार्मूला वहाँ पे यूज होता है, वो ये वाला यूज होता है इन जनरल, ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। तो ये हो गया एक्टिव मास जो कि यूज होता रहेगा, आप याद रखो। सॉलिड का जो एक्टिव मास होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो ऑलवेज कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। अब देखो, बोला है लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन क्या होता है, और इसको समझते हैं। तो लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन समझने के लिए सरल भाषा में, कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है, तो मान लो ये रिएक्शन है अपने पास A + B + C, इसका जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्री। कितना है स्टोइकियोमेट्री? 1, और B भी रिएक्टेंट है तो उसका भी क्या हो जाएगा? 1। यही होता है आपके पास लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन होता है, सिंपल, कुछ नहीं, ठीक है। अगर मान लो आपके पास एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लो आपके पास लिखा गया है कि 2x + 5y, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या दे रहा है? ये मान लो दे रहा है A और B दे रहा है ना। तो अगर आपको रेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? रेट जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या भाई? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन और स्टोइकियोमेट्री पावर लगा दो, कॉन्सेंट्रेशन स्टोइकियोमेट्री का पावर लगा दो। यही होता है लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। तो एप्लीकेशन में हमने क्या लिया? एक रिएक्शन को हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है, और एज्यूम कर लिया भाई, इसको हमने एज्यूम किया, तो हमें पता है लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये अपने पास क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड है, और ये क्या है? रेट ऑफ बैकवर्ड। तो हम लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं किसी भी रिएक्शन का रेट, मतलब रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन, एक रिएक्टेंट है उसका स्टोइकियोमेट्री के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और इसी तरीके से रेट ऑफ बैकवर्ड भी हमने लिख लिया। बैकवर्ड जाओगे तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? ये वाले रिएक्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? KF, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? A⁴A, और ये क्या हो जाएगा? B⁴B। और उसी तरीके से यहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? KB, और यहाँ पे C⁴C, और ये क्या हो जाएगा? D⁴D हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड के, आपको तो यही पता है। तो एट इक्विलिब्रियम अगर हम बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं K फॉरवर्ड इक्वल हो गया K बैकवर्ड। तो A⁴ स्मॉल a, B⁴ और यहाँ पे हम लिख लेंगे KB, C⁴ स्मॉल c, और D⁴ d हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या हो जाएगा? KF/KB, और ये क्या अपने पास हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C⁴C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? D⁴D, और ये अपने पास आ जाएगा A⁴A, और यहाँ पे B⁴B। और KF KC को आप रिप्लेस करते हो किससे? KC से, KF/KB को KC, तो बात एक ही हुआ। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आता है यह एक जनरल इक्वेशन है। कभी भी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये पूछा जा सकता है कि बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन क्या होता है ना,
कोई रिएक्शन आपको लिखा हुआ देगा। तो आपको ये याद होना चाहिए। ये मतलब रटना नहीं है, कैसे लिखा जाता है आपको डायरेक्ट आना चाहिए। ये मैं तो आपको समझाया, लिखना है तो डायरेक्ट आप लिख लोगे। जैसे मान लो एक सवाल हम लिखते हैं आपके लिए, ठीक है। आप इसके लिए केसी लिख के बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के बताना है आपको, कुछ नहीं। तो हाँ, अभी हो गया। अब हम लिखते हैं एक सवाल, आप बताओ जल्दी से। चलो, आपको लिखना है, मान लो यहाँ पे है N2 3H2 और क्या है 2NH3 है। तो क्या हो जाएगा, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, Kc बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा NH3 का स्क्वायर डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H2 का क्यूब। डायरेक्ट लिखना है। देखो यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन आया है क्या है, प्रोडक्ट में क्या था, CD था, C का स्टोइकियोमेट्री पावर, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का, तो वैसे ही प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का, और कुछ नहीं। तो बस इस तरीके से आपको लिखना होता है। हाँ, Kc का यूनिट क्या होता है, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, यूनिट ऑफ Kc क्या होता है, मोल टू दी पावर डेल्टा Ng। अब डेल्टा Ng क्या होता है आपको पता होना चाहिए। थर्मोडायनामिक्स आप अभी पढ़ के आए, पूरा वन शॉट पढ़ा है। क्या होता है C+D, स्मॉल c+d, और इन ब्रैकेट में A+B, प्रोडक्ट ऑफ गैसेस के हमेशा मोल लेने हैं, सॉलिड के नहीं लेने हैं, ठीक है। तो ये होता है मोल पर लीटर, आप भी लगा देना। और Kc डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये एक अपने पास सवाल है, जेई का सवाल है, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सवाल को आपने आई होप पढ़ लिया होगा, अच्छे से पढ़ लो। 4.5 मोल्स ऑफ ईच, मतलब बोला है H2 प्लस I2, दोनों के कितने लिए गए हैं, 4.5 मोल्स लिए गए हैं। 2HI बनाएगा रिएक्शन। तो ये गैस है और ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो देखो, अगर मैं सरल भाषा में इसको बताऊँ आपको, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है। देखो, इनिशियल मोल कितने लिए गए हैं, 4.5 मोल, इसके भी 4.5 मोल, और रिएक्टेंट तो कुछ बना, प्रोडक्ट तो कुछ बना नहीं होगा, तो उसको 0 मान लेते हैं। चलो मानते हैं कुछ समय बाद रिएक्शन स्टार्ट हो गई, तो कुछ समय बाद मोल एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे मोल कितने हो जाएंगे, एक कुछ तो खर्च हुए होंगे। तो 4.5 कितने खर्च हुए अपन को नहीं पता, तो मान लेते हैं x खर्च हुए, x, और यहाँ पर भी 4.5 कितने खर्च हुए नहीं पता, मान लेते हैं x खर्च हुए, x। जो यहाँ पे खर्च हुए, जो यहाँ पे ख़त्म होगा रिएक्टेंट, वही तो प्रोडक्ट में बनेगा, तो प्रोडक्ट में 2x बन जाएगा। x बना, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री क्या था, 2 था, इसलिए हमने 2 लिख लिया। आगे 2 कैसे आया वो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन में गिवन है, आपको गिवन है कि एट इक्विलिब्रियम कितने मोल्स ऑफ HI फॉर्म्ड हो रहा है। गिवन है कि 3 मोल्स ऑफ HI फॉर्म हो रहा है। देखो, ये इक्विलिब्रियम वाला मोल है, तो HI कितना है, 2x है, तो 2x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। यही तो बोल रहा है, 3 मोल ऑफ HI वर फॉर्म, तो 3/2 और ये कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो इसको वैल्यू पुट कर दो, अब x की वैल्यू, तो 4.5 माइनस 1.5, 4.5 माइनस 1.5 और 2 इंटू 1.5, तो ये 3, ये भी 3 और ये भी 3 आ गया। अब आपको Kc निकालने के लिए, आपको अगर याद हो तो क्या चाहिए होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, देखो HI डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ये होता है। तो ऐसे कर लो, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन तो हमने निकाला नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलता है, निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो मोल कितने हैं, 3, वॉल्यूम देखो 10 लीटर गिवन है, सवाल को पढ़ लो, 10 लीटर यहाँ पे, तो 3/10, और यहाँ पर भी 3/10 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3/10, वैल्यू पुट कर लो, 3/10, 3/10, और यहाँ पर 3/10, और ये भी 3/10, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 1 के। तो ये आपके पास Kc आ गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। बाकी आगे हम आपको और अप्रोच बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉर गैसेस, ठीक है। तो अगर मान लो गैसेस के लिए इन टर्म्स ऑफ प्रेशर
हमें प्रेशर के टर्म्स में आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, है ना। तो ये आपको पता है, ये हमें पता है गैसेस स्टेट पी वी इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन होता है एन आर टी। एन क्या है भाई, पी वी इक्वल टू एन आर टी। हम पी इक्वल टू लिख सकते हैं एन बाई वी, और एन बाई वी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो हमने सी आर टी लिख लिया। तो यहाँ पे देख पा रहे हो पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के, किसके, कॉन्सेंट्रेशन के। तो भाई कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, तो हम जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते थे, हम उसको क्या लिख सकते हैं, पी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी डिवाइड बाई ये सी डी पहले प्रोडक्ट के और फिर हम रिएक्टेंट के लिख लिए, है ना। पी क्या है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो ए है बी है, तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो ए के कितने मोल है, ए डिवाइड बाई टोटल मोल ए प्लस बी। बी का मोल फ्रैक्शन निकालना तो क्या, बी डिवाइड बाई टोटल मोल ए प्लस बी। अच्छा, यूनिट ऑफ के पी अगर आपसे बोले तो क्या होता है, एटीएम टू द पावर डेल्टा एन जी होता है यूनिट ऑफ के पी। तो बस ये होता है। तो आपको एक फॉर्मूला ये भी याद रख लेना है, के पी इन टर्म्स ऑफ अगर प्रेशर बोलता है, पार्शियल प्रेशर के पी पूछता है तो ऐसे निकालना है। पी सी क्या है, ये जो है पार्शियल प्रेशर होते हैं। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लिखा गया, अभी हम क्वेश्चन भी करके आपको बताएंगे। अब देखो रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी, ठीक है, ये कर लो फिर आपको हम सवाल बताएंगे। रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी, तो देखो के पी के सी का रिलेशन मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आएगा अच्छे से, ठीक है। देखो, तो हमें पता है पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, और P इक्वल टू हम लिख सकते हैं V इधर आ गया तो N बाई वी आर टी, और N बाई वी को हमने रिप्लेस कर दिया कॉन्सेंट्रेशन से सी आर टी। ये इक्वेशन हमारे पास है, मान लो रिएक्शन है। तो हम के पी लिखेंगे तो डायरेक्ट कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखे, देखो प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर, प्रोडक्ट में सी है, सी डी का पार्शियल प्रेशर और रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। अब आपको पता है कि P बराबर इक्वेशन, ये देखो इक्वेशन 1 है, यहाँ से आप बोल सकते हो पार्शियल प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, सी आर टी। तो हमने देखो यहाँ पे पी सी की जगह क्या रख दिया, सी आर टी, और यहाँ पे सी तो था ही, तो पावर में दोनों के सी हमने लगा दिया। ऐसे पी डी लिख दिया, तो पी डी को आप क्या लिख दोगे, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी लिख दिया, यहाँ हमने सी ना लिख के हमने क्या लिख दिया, ये ब्रैकेट लगा दिया, कॉन्सेंट्रेशन, सी ही तो कॉन्सेंट्रेशन है, चाहे सी लिखो चाहे ब्रैकेट लिखो। तो हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, ये डी है ना, तो डी टू द पावर डी और आर टी तो रहेगा, ये इस इक्वेशन से है ना, ठीक है। ऐसे ही हमने इसका लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखो इसको, तो हमने पूरा क्या कर लिया भाई, अलग अलग कर लिया। देखो सी डी ए बी को हमने अलग कर लिया। तो आपको अगर याद है तो ये किसके इक्वल होता था, याद है, इसी को तो हम के सी बोलते थे। तो के पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के सी, और आर टी पावर क्या हो जाएगा, सी प्लस डी, ठीक है। और ये वाला आर टी हम ऊपर ले जाते हैं, तो आर टी ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी। पावर अगर ऊपर जाता है तो नेगेटिव हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब हम के पी और के सी को सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, के सी, और ये क्या हो जाएगा, आर टी द पावर सी प्लस डी, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। और हम उसको रिप्लेस कर सी प्लस डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू हम बोल लेंगे डेल्टा एन जी हो गया। तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा, के पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के सी, और ये क्या हो जाएगा, आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। तो अपने पास जो इक्वेशन निकल के आया, के पी और के सी का रिलेशन, वो यही है रिलेशन, ठीक है। तो आपके पास ये रिलेशन निकल के आता है। तो आपको इसको याद रख लेना, डेरिवेशन तो मैं बस आपको फील दिलाने के लिए बताया, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, केस 1, अगर मान लो के पी इज के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी, ये तो आपको पता ही है। अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो के पी जो हो जाएगा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, के सी हो जाएगा। जैसे देखो ना, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन क्या हो गया, 0, ये पॉजिटिव, तो ये वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, तो ये के पी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो के पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, के सी से बड़ा हो जाएगा। के सी तो मल्टीप्लाई करके मिल रहा है किसी में, और के पी उसके इक्वल है तो ज़्यादा ही होगा। जैसे यहाँ पे देखो आप, क्या है, डेल्टा एन जी आप निकालो, कितना डेल्टा एन जी, देखो प्रोडक्ट में कितने मोल हैं,
4 और रिएक्टेंट में कितने मोल हैं 2। इसके मोल नहीं लेने हैं, ये सॉलिड है। कैसा है सॉलिड, हमेशा गैस के लेने हैं। तो डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा 2 और डेल्टा एन जी आपके पास आ गया ग्रेटर देन 0। तो आपके पास के पी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन के सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। तो एग्जाम्पल था। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर डेल्टा एन जी आपके पास लेस देन 0 है, डेल्टा एन जी ये नेगेटिव तो के पी भी नेगेटिव, तो के पी क्या हो जाएगा लेस देन के पी हो जाएगा के सी। तो जैसे यहाँ पे देखो डेल्टा एन जी अगर आप निकालोगे तो प्रोडक्ट में कितने मोल है 2, रिएक्टेंट में गैसेस के देखना यहाँ पे 1 भी है तो 1 और 3 है तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो डेल्टा एन जी जो है वो लेस देन कितना आ गया 0 आ गया। मतलब हम बोल सकते हैं के पी क्या है लेस देन के सी है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपके पास डेल्टा एन जी इक्वल है 0 के तो के पी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा के सी के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो H2I2 के केस में डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा 2 - 1 + 1 तो ये आ जाएगा 0। डेल्टा एन जी आपके पास 0 तो हम बोल सकते हैं के पी इक्वल टू क्या हो जाएगा के सी। डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आए हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और देख लो अगर मान लो टेम्परेचर हम बोल दे 1/r है तो क्या हो जाएगा के पी के सी में। तो देखो के पी बराबर क्या होता है के सी r⁴ डेल्टा एन जी होता है। और हम वहाँ पे क्या पुट कर लें टेम्परेचर की जगह पुट कर लेते हैं r इंटू टेम्परेचर की क्या है 1/T। तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा एन जी और 1/r टेम्परेचर की जगह 1/r पुट किए हैं ना, तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं r। तो ये कैंसिल तो के पी बराबर क्या हो जाएगा के सी। तो ये भी आप याद रखना, देखो क्या हो जाएगा के सी। ठीक है, एक वैरायटी और यहाँ पे बनता है ये वाला, कभी कभी लॉग के टर्म्स में पूछता है तो हमने डायरेक्ट आपको कर दिया है। जैसे के पी के सी दोनों साइड हमने क्या ले लिया के सी को इधर ले आ लिया और उसको ऐसे ही रहने दिया, तो ये बचा यहाँ पे ऐसे। तो दोनों साइड हमने लॉग ले लिया तो क्या हो जाएगा लॉग या एल एन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम लॉग में चेंज कर लेंगे बाद में। तो हम दोनों साइड ले लेंगे तो यहाँ पर भी लॉग लग गया एल एन। अब जो पावर में है वो लॉग बाहर आ जाता है तो हमने उसको बाहर लिख लिया है ना। यहाँ पे देखो एन जी और हमने एल एन था तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया 2.30 से तो वो लॉग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो 2 पॉइंट इसमें भी और डेल्टा एन जी बाहर आ जाता है फॉर्मूला से। तो आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है, तो मैं कहूँगा आप लॉग लो या ना लो इसको याद रख लो, डायरेक्ट याद रखना है। तो बस डेल्टा एन जी चेंज करते रहना, आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, है ना। ये कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता है, जैसे यहाँ पे देखो आपको ये बोला ना, तो इसके लिए लॉग वाला इक्वेशन लिखना है ना। तो लॉग वाला इक्वेशन क्या होता है देखो आप ऊपर देख लो, लॉग के पी अपॉन के सी होता है और क्या होता है माइनस डेल्टा एन जी और लॉग आर टी। ठीक है, आप देख लो लॉग आर टी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब डेल्टा एन जी आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट में 1 है और रिएक्टर में कितने गैसेस के मोल है 1 + 1/2। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा -½ आ गया। तो यहाँ पे आप लॉग और ये क्या हो जाएगा के पी अपॉन के सी और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा +½ और यहाँ क्या हो जाएगा लॉग आर टी इक्वल टू 0। तो यही आंसर हो गया, समझ आए। तो ऐसे भी आपसे यूज कराया जा सकता है। अब यहाँ पे आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली, सॉलिड का तो लिखना नहीं है, सॉलिड याद रख लेना लॉग के पी अपॉन के सी तो 1 ही आएगा, यहाँ पे एक ही गैस है 5 आएगा, ये वाला दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस कितना है 5 और क्या हो जाएगा लॉग RT2 इक्वल टू 0। समझ आए, तो आपके पास ये हो गया सिंपल। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन ऑफ के। तो एप्लीकेशन ऑफ के अगर बात करें तो मान लो ये एक रिएक्शन है, हमने कैसे कंसीडर किया लेट, है ना। तो हम के सी लिख लेंगे, के सी अपन के पास ये आ जाएगा। यहाँ से कंक्लूजन है के सी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि बी के प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन और इन्वर्सली है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन। तो रिएक्टेंट बढ़ा तो के सी घटेगा और यहाँ पे दोनों बढ़ा तो दोनों बढ़े, दोनों एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो के इंक्रीज होता है तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, कंक्लूजन ये है। और के डिक्रीज होता है तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है ना। तो यहाँ पे आप याद रख लेना
ये क्वेश्चन है इन विच केस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। तो के की वैल्यू आप देख लो, जहाँ पे ज़्यादा वो मोर स्टेबल। तो के की वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। सिंपल सी बात है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो भी भाई नीट की तैयारी कर रहे हैं पहले वो फिर जेई वाले सुने। नीट वाले भाई जो 2025 का पेपर हुआ है आपका नीट का, मैंने 2 महीने में जितने क्वेश्चन कराए थे 3 स्टेप स्ट्रेटजी में 99.9% वही क्वेश्चन आए थे। इसका प्रूफ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख लो यहाँ पे, ये जो नीट का आया था 2025, ये पूरा प्रूफ दिया है मैंने। कौन सा क्वेश्चन मैंने जो कराया था कहाँ से आया था, ये देख लो। ये नीट के क्वेश्चन है और मैंने कहाँ पे कराया था, ये है क्वेश्चन टॉप 50 में क्वेश्चन नंबर 32 और विदिन 2 मंथ कराया था। नीट का एक एक क्वेश्चन मैचिंग था, एक एक क्वेश्चन मैचिंग था। और फिर ये अभी दिसंबर में फिर मैं कराने वाला हूँ। मैं जैसे जैसे स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वैसे वैसे आप कर लो, यकीन मानो आप अच्छा करोगे। सारे के सारे क्वेश्चन मैच थे, आप देख लो, कुछ भी बाहर नहीं था, एग्जैक्ट देख रहे हो, एकदम डाटा भी सेम होगा उसमें। तो ये मैंने जो जो करा दिया है आप उतना कर लोगे तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो आपको अभी हमने 3 स्टेप स्ट्रेटजी बनाया था और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, ऐसा नहीं है पैसा लिए थे हमने कुछ भी, है ना। तो बस ये चाहते हैं कि आप रिलेवेंसी के साथ पढ़ाई कीजिए और सही डायरेक्शन में आप सही मेहनत कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से 160 तो मिनिमम सबके आने चाहिए, है ना। बाकी आपने देख ही लिया। तो अभी हमने क्या किया, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, है ना, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, कैसे क्या करें समझ नहीं आता, डिप्रेशन हो रहा है ना। तो हमने क्या है, मेंटरशिप ग्रुप लॉन्च किया है ना, जिससे आप हमसे बात कर सकते हैं। प्रॉपर हम वहाँ पे टास्क देते हैं क्या कैसे, पूरा प्लानिंग के साथ हम दो यूट्यूब पे तो लाएंगे और पीडीएफ वगैरह वहीं पे मेंटरशिप में मिलता है। तो 99 रुपीज़ का है, जो एफोर्ड नहीं कर सकता फ्री है ना, लिटरली फ्री है। लेकिन हम 99 रुपीज़ रखे हैं, आप चाहो तो जुड़ सको, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो आप इसको मैं व्हाट्सअप और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैसेज करना, बता दूंगा कहाँ पे क्या करना है तुम्हें। तो पीडीएफ वगैरह वहाँ पे सब कुछ आपको मिलता है और जो भी है क्वेश्चन वगैरह सब कुछ वहाँ पे देते हैं। आप हमसे बात करते हो क्या करना है कैसे करना है, प्रॉपर गाइडेंस वहाँ पे आपको मिलता है। तो आप जुड़ सकते हो। जेई वाले भाई हमने आपके लिए भी कराया था, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन कराए थे, वो सारे भी आए थे पैटर्न, बस हमने सारा चैप्टर कवर नहीं किया, 50% आए थे हमारा पूरा। तो इस बार जेई नीट के लिए दोनों के लिए टारगेट है, हम क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, दिखा देते हैं। जैसे ये देख पा रहे हैं, हमने सुपर 100 क्वेश्चन, अगर कोई चैप्टर नहीं पढ़ना चाहता मेरा ये सुपर 100 क्वेश्चन कर ले जीओसी का, बस पूरा जीओसी कंप्लीट हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। मैंने बहुत ही सेलेक्ट करके क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो ये सुपर 100 क्वेश्चन आने वाला, पूरा ऑर्गेनिक से 100 क्वेश्चन आने वाला, ये पूरा इंटायर ऑर्गेनिक से है। ये जेई के सारे पीवाईक्यू हैं, 100 सेलेक्टेड पीवाईक्यू हमने ले रखे हैं जेई के। तो कोई अगर पढ़ना मतलब ये चाहता है कि वो चैप्टर को ना पढ़े और कम समय में उसका क्लैरिटी आ जाए, तो ये उसके लिए अभी रेडी हो रहा है ये। तो आप हमसे जुड़ जाओ अभी, है ना, बाद में रिग्रेट नहीं करना। सो दैट अभी आप जुड़ जाओ और जैसा बताएं वैसा करो तो गारंटी आप अच्छा कर लोगे। तो ये क्वेश्चन है, इसमें बोला था इफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज इतना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, के सी बराबर के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। तो आपको गिवन है के फॉरवर्ड कितना गिवन है, 4 × 10⁻⁻², बैकवर्ड गिवन है 2 × 0 और ये, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व करके आ जाएगा। 2 × 2 = 4 और ये कैंसिल, तो 2 × 10⁻⁻1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट आपके पास ये सवाल है, बोला है गिवन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 I2 एंड HIR 0.5 atm, फाइंड Kc। तो Kc आपसे पूछा था, तो यहाँ पे जब आप पहले Kp निकाल लो तो Kc आ जाए। Kp क्या होता है अभी लिखना बताया, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट का स्क्वायर और पार्शियल प्रेशर गिवन है डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हम इसको, अब सबका वैल्यू गिवन है तो वैल्यू पुट कर लो, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, HI गिवन है और यहाँ पे 0.5 × 1 हो जाएगा, यही तो गिवन है, ठीक है। तो अपने पास इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, 4 और यहाँ पे हाँ। और आपको पता है Kp बराबर क्या होता है, ये सॉल्व लिख देते हैं यहाँ पे। Kp बराबर अभी हमने देखा क्या होता है, Kc R⁴ डेल्टा Ng होता है। तो बस हमने Kp
और यहाँ पे वैसे के आपके पास डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो के पी इक्वल टू के सी आ जाएगा, और के सी भी आपके पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आइए इसको देखते हैं। तो केस नंबर 1 है, अगर मान लो अपने पास एक रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और एक रिएक्शन बी से ए है, इसके लिए K2 है। तो K1 K2 में रिलेशन क्या होगा, तो आप ध्यान से नोटिस करो, ये रिएक्शन जो है इसी को रिवर्स कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो K2 अगर आप लिखोगे तो K2 कुछ नहीं है, क्या है, फर्स्ट रिएक्शन का रिवर्स है, तो 1/K1 लिख दो। तो कभी भी रिवर्स किया जाता है तो उसको हम 1 करके लिख देते हैं, तो ये रिलेशन आ जाएगा, रिवर्स करने पे ये आ जाता है। अगर मान लो सेम रिएक्शन है ना, और अपने पास क्या है, एक दूसरी रिएक्शन है K2 की मैंने, तो क्या रिलेशन है, आप नोटिस करो, फर्स्ट इक्वेशन में A से मल्टीप्लाई किया गया है दोनों साइड, दिखा। तो अगर जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम उसको पावर में लिखते हैं। तो K2 क्या है, K2 कुछ नहीं, K1 में क्या हुआ है, A से मल्टीप्लाई हुआ है, तो A को पावर में लिख दो बस, तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो कभी मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर में करके लिख देते हैं। ठीक है, आओ इसको देख लेते हैं। अब देखो थर्ड रिलेशन है, ये A से B के लिए K1 है फर्स्ट इक्वेशन, C से D के लिए K2 है थर्ड इक्वेशन। हमने क्या किया है, A और C को ऐड किया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, A और C को ऐड करने पे आपके पास ये रिएक्टेंट को ऐड कर दिया, प्रोडक्ट को ऐड कर दिया, तो आपके पास यहाँ पे ये K है, इसके लिए क्या गिवन है, K गिवन है। तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, हम K लिखेंगे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यही लिखते हैं ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो देखो B/A की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, B/A की वैल्यू हम पुट कर देंगे K1। देखो यहाँ पे अगर आप K1 लिखोगे तो क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, तो हमने B/A की वैल्यू को पुट कर दिया K1, और वैसे D/C को वैल्यू को हमने पुट कर दिया K2। तो आपके पास जो रिलेशन निकल के आया वो क्या आ गया, K1 × K2। ठीक है, तो ये रही इक्वेशन। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है, समझ लेना है। दूसरा केस बी ले लेते हैं, इसी में है ना, थर्ड का केस बी है कि इसमें बोला है A से B के लिए K1 है, D से C, हमने इसको रिवर्स कर दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो अपने पास क्या रिलेशन आएगा, तो ध्यान से देखो, हमने क्या किया, पहले दोनों को ऐड कर लिया, A से D B से C कर लिया। ठीक है, तो B से A के लिए अपने पास क्या आ जाएगा, K1 आ गया, और C D हमको क्या है, C D, तो यहाँ पे आप देखो ये C और D था, तो इसको यहाँ पे रिवर्स कर दिया गया, तो रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा, 1/K2, वही तो है ना, ये इक्वेशन कुछ नहीं रिवर्स है, तो 1 करके लिख दिया बस। तो बस ये हो गया, K2 का आप 1 करके लिख दो, तो ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे भी घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है तो चलो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला था कि आपको गिवन है, पहले इक्वेशन में क्या गिवन है, H2 + I2, और गैस हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो 2HI है। यहाँ पे K आपको गिवन था 25, और दूसरी इक्वेशन है HI, और अपने पास है ½ H2 + ½ I2। इसके लिए K की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो क्या हो जाएगा भाई, आप नोटिस करो, पहले इक्वेशन को रिवर्स किया गया है। ये इक्वेशन कैसे बनी, फर्स्ट को आप रिवर्स कर दो और उसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो K बराबर आ गया, फर्स्ट को रिवर्स कर दिया है, क्या कर दिया, रिवर्स, और उसमें हाफ से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पे पावर में चला जाता है चीज़, तो हो गया, अपने पास आंसर हो गया। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, है ना, हाफ का वैल्यू रूट होता है, हाफ मतलब। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, एक चीज़ और होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये वांट ऑफ इक्वेशन है, इसको बोलते हैं वांट ऑफ इक्वेशन, है ना।
ये याद रख लेना, इस पे बेस्ड डायरेक्ट फॉर्मूले क्वेश्चन आता है। यहाँ से आप देखो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड है। और यहाँ पे हम इसको ऐसे भी एलसीएम लेके लिख सकते हैं, तो बात एक ही। तो हमने एज्यूम किया है यहाँ पे कि T2 ग्रेटर है T1 से, और हमारे पास जब भी डेल्टा H गिवन होता है तो डेल्टा H की दो पॉसिबिलिटी बनती है। तो हम यहाँ पे पहली पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। केस वन ये है कि रिएक्शन अगर मान लो अपने पास क्या है, एंडोथर्मिक है। रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। अभी कंक्लूजन आपको बताएंगे। एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा H क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर डेल्टा H पॉजिटिव करना है आपको, तो इस इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, आपको log 10 K2 अपॉन K1 की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और आपको पता है कि log अगर मान लो यहाँ पे log x है ग्रेटर देन 0 है, तो हम x ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। अगर log x लेस देन 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन 0 लिख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, K2 अभी तो हम एक काम करते हैं, K2 इज K1। log को हम क्या करते हैं, एक बार पहले हटा लेते हैं, है ना, log को हम हटा लेते हैं। तो log को हटाएंगे तो हम क्या लिख, K2 अपॉन K1 और ग्रेटर दैन क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं K2 अपॉन K1 ग्रेटर दैन 1। तो यहाँ से निकल के आए K2 इज़ ग्रेटर दैन K1। कंक्लूजन, K2 इज़ ग्रेटर दैन K1। और हमने एज्यूम क्या किया था, T2 इज़ ग्रेटर दैन T1 और K2 इज़ ग्रेटर दैन K1। तो कंक्लूजन ये निकल के आया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में कंक्लूजन है कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कब, एंडोथर्मिक जब भी रिएक्शन हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर डायरेक्टली मतलब T बढ़ा तो K भी बढ़ा, क्योंकि T2 भी बढ़ा था और K2 भी यहाँ बढ़ा आ रहा है। ठीक है, अब केस 2 की हम बात करेंगे, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, केस सेकेंड एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो केस 2 में हम एक्सोथर्मिक अगर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं केस 2 लिखते हैं पहले, केस 2 कौन सा है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जहाँ पे डेल्टा H क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। और डेल्टा H अगर नेगेटिव आ गया तो आप क्या बोलोगे, आप यहाँ पे बोलोगे log, डेल्टा H नेगेटिव करना है उस इक्वेशन से, तो आपके पास log K2 अपॉन K1 मस्ट बी लेस देन क्या होना चाहिए, 0। और यहाँ से अपने पास हम लिख सकते हैं K2 K1 log हटाएंगे तो 10 टू द पावर 0, और यहाँ से K2 अपॉन K1 क्या हो जाएगा, लेस देन 1, और यहाँ से K2 लेस देन K1 आ जाएगा। तो कंक्लूजन अगर हम लिखें यहाँ पे, कंक्लूजन ये है कि एक्सोथर्मिक में कंक्लूजन ये है कि अपने पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है टेम्परेचर के इन्वर्स होता है, कब, इन केस ऑफ जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो। एक्सोथर्मिक के केस में K बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। तो यही कंक्लूजन है, क्योंकि हमने एज्यूम तो T2 ग्रेटर देन T1 किया था, और यहाँ पे क्या आ रहा है, K1 ग्रेटर देन K2, तो ये होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रख लेनी है, यही था कंक्लूजन। चलिए हम एक सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास अगर दो टेम्परेचर के बोला है फाइंड K इक्विलिब्रियम एट 127, तो जब भी आपको दो टेम्परेचर और दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर लिया तो आप तुरंत ही फॉर्मूला लिख लो, log K2 अपॉन K1, और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा H, और ये क्या हो जाएगा, R 2.303। हमने आगे पीछे करके पहले लिख लिया 1/T1 1/T2। ठीक है, तो log अपन को K2 पूछा था, K1 आपको गिवन था, कितना, 4 गिवन था, है ना। डेल्टा H की वैल्यू आपको गिवन -46 किलो जूल, उसको हम जूल में चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाइड 1000 से कर लेते हैं। R की वैल्यू 8.314 जूल में होती है, तो हमने इतना रख लिया और 2.3 ही रख लिया इसकी वैल्यू, है ना, अप्रॉक्सीमेट
1 अपॉन यहाँ पे रख लेंगे 27 को केल्विन में चेंज कर लिया 300 हो गया, ऐड करके 273 और 127 को 400 कर लिया केल्विन में। तो इसको हम सॉल्व करते हैं log K2 K1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, पूरा सॉल्व करो 10⁻², और नहीं ये आ जाएगा -2 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे अप्रॉक्स। तो ये K2/4 ये हो जाएगा, लॉग हटाएंगे पावर में चला जाएगा 10 के, और यहाँ से K2 निकल के आ जाएगा 4 × 10⁻²। तो यही आंसर हो जाएगा ना। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड, रिएक्टेंट के मोल कितना डिसोसिएट हुए, डिवाइड बाई इनिशियल मोल। फॉर एग्जाम्पल, अब जो प्रोसीजर अप्रोच मैं बताऊंगा हमेशा वैसे सॉल्व करना, ज़िंदगी में गलत नहीं होगा। ये आपको गिवन है कि इनिशियल मोल n इनिशियल गिवन है, स्मॉल है और ये 0 है। तो ये इनिशियल की बात है, तो कुछ समय बाद रिएक्शन मान लो बीत गया, टाइम कुछ बीत गया, n इक्विलिब्रियम आ गया। तो रिएक्टेंट के कुछ मोल खर्च हुए होंगे, कितने खर्च हुए, a माइनस हम मान लेते हैं अल्फ़ा खर्च हुए, पता नहीं था स्टोइकियोमेट्री 1 है तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना, यही प्रोसीजर होता है तो गलती नहीं होगा। अब जो खर्च हुआ है वही प्रोडक्ट में बनेगा, तो अल्फ़ा स्टोइकियोमेट्री 1 × 1 ये हो गया। अब आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालोगे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है ऑफ ए निकालना है। तो कितने मोल डिसोसिएट हुए, देखो अल्फ़ा इक्विलिब्रियम पे और इनिशियल कितने थे, ए थे, तो यही हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ आया आपको, सिंपल। तो एक क्वेश्चन आप कर लो, एक मैं चाहता हूँ आप करके बता दो। आप मान लो यहाँ पे है ए है और यहाँ पे है एच है, और यहाँ पे आपके पास बन रहा है 3s बन रहा है। तो आप डिग्री ऑफ डिस और इनिशियल मोल आपको मान लेते हैं यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो और यहाँ पे 0 है, ये इनिशियल मोल है। इक्विलिब्रियम पे आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दो a और h का, ठीक है। ये आपका SW है, कमेंट कर देना यस सर हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा केस। मान लो यहाँ पे है, तो इनिशियली आपको गिवन है a और 0, तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, वही सवाल है a माइनस अल्फ़ा, लेकिन स्टोइकियोमेट्री कितना है यहाँ पे 2 है, तो इंटू 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्टोइकियोमेट्री कितना है 1, तो इंटू 1, ये मत भूला करो, ये हो गया। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, मान लो a निकालेंगे है ना, b निकालोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये तो कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा और डिवाइड बाई इनिशियल मोल कितने थे, a थे। तो ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डिवाइड बाई इनिशियल मोल यहाँ पे। और मान लो इन स्टोइकियोमेट्री मतलब इनिशियल मोल नहीं गिवन है, तो इनिशियल मोल क्या मानोगी, स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री कितना है 1 और इसका 2 और इसका कितना है 0, नहीं गिवन है तब। और यहाँ पे n इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये अल्फ़ा। अब यहाँ पे हम इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ क्या निकालेंगे भाई, ऑफ ए अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा डिवाइड बाई इनिशियल मोल 1, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा डिवाइड बाई इनिशियल मोल 2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर लेना। एक आप SW भी लिख लो, SW ये है आपके पास 4x है, ठीक है, और यहाँ पे 5y है। आप बता दो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, ये आपके लिए है, ठीक है। चलो आप नेक्स्ट देखते हैं ये, तो इसको आप कैसे देखते हो, इसको भी देख लेते हैं भाई। इनिशियल मोल अपन को नहीं पता है, तो यहाँ पे इनिशियल मोल मान लेते हैं कितना 4 स्टोइकियोमेट्री 5 और ये 0 0, एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा 4 माइनस अल्फ़ा स्टोइकियोमेट्री कितना 4, ये 5 माइनस अल्फ़ा स्टोइकियोमेट्री 5, ये कितना हो जाएगा 4 अल्फ़ा और ये कितना हो जाएगा 6 अल्फ़ा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हम निकाल लेते हैं NH3 कितना हो जाएगा 4 अल्फ़ा डिवाइड बाई 4, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ आप निकाल लो O2, तो क्या हो जाएगा 5 अल्फ़ा डिवाइड बाई इनिशियल मोल 5, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है कंसीडर द रिएक्शन,
हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड कुछ चीज़ आपको बताने वाले हैं जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि कंसीडर द रिएक्शन एक्स टू। ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ये जेई 2025 का क्वेश्चन है ना, तो इम्पोर्टेंट कैसे इसको सॉल्व करना है ये आप समझ लो। लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये आपको गिवन था, ठीक है, बिटवीन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इनिशियल मोल कितना हो जाएगा 1, ये 0 0। इक्विलिब्रियम पे कितने हो जाएंगे 1 माइनस एक्स इंटू 1। देखो ये जेई का क्वेश्चन है ना, और ये कितना हो जाएगा x, और ये एक्स स्टोइकियोमेट्री हाफ था तो मल्टीप्लाई कर लिया हाफ। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं भाई? मोल फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, गिवन मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। टोटल मोल आप इसको ऐड करके यहाँ पे निकाल लिया है, तो ये हो गया। अब इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया, पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, क्योंकि केपी जब लिखते हैं ना तो पार्शियल प्रेशर भी लिखते हैं। आपको मैंने अभी केपी के बारे में नहीं बताया, आगे बता दिया या नहीं एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। एप्लीकेशन आपके आगे बताऊंगा, है ना, परेशान नहीं हो, केपी कैसे लिखते हैं आगे बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। पार्शियल प्रेशर कैसे लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन आपके पास ये था, इसको सॉल्व करके लिखा, और वैसे ही टोटल प्रेशर है पीटी है ना। तो अपन के पास यहाँ पे गिवन भी था, एक कंडीशन गिवन था, एज्यूम एक्स टू बी वेरी स्मॉल, है ना। तो x को बहुत ही स्मॉल मानना था, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्दर जैसे सॉल्व किए तो अपने पास क्या है, केपी का जब इक्वेशन लिखोगे इस रिएक्शन के लिए, तो प्रोडक्ट में पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाई रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर, तो वही लिखा है, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट का, और ये रिएक्टेंट का है ना, ये प्रोडक्ट का है और ये रिएक्टेंट का है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, वैल्यू पुट कर लिया। प्रोडक्ट में ये है आपके पास x2 का, और y2 का ये है पार्शियल प्रेशर, और रिएक्टेंट का ये है। तो इसको अपन ने लिखा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू बहुत ही स्मॉल थी, तो x टर्म्स को हम पूरा क्या कर लेंगे भाई, निगलेक्ट करते चले जाएंगे, ठीक है, x को। और ये आपके पास जो था ये वाला, इसको पावर भी तो लगा लो, हाफ था, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ था। तो x को हम क्या कर लेंगे, x हमारे पास क्या है, वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, तो हम उसको निगलेक्ट कर लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अपने पास क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ इंटू पी टोटल जो था उसके पावर क्या लिख लेंगे, हाफ लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी वैल्यू अपने पास क्या हो जाएंगी, वो हम निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2, है ना, पूरा अपन सॉल्व करके, और ये p से p एक कैंसिल भी हो जाएगा, उसको अपन नहीं देखें, तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। अपन ने इसको सॉल्व करके लिख लिया है पूरा हम इसको, आप अपने तरीके से सॉल्व करो, हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे x, और ये पावर 1 है तो बेस सेम है, पावर तो उसको ऐड कर लेंगे 3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, p टोटल पे हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे 2 टू द पावर हाफ हो जाएगा। तो बस इसको अपन चाहे रूट के टर्म्स में लिख लो, आप जैसे मानो वैसे लिख लो, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये जेई का क्वेश्चन था आपको, ठीक है, यही, तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखो एक मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ ना, ये ट्रिक है, डिग्री ऑफ अल्फ़ा प्रेशर, और ये क्या है, वॉल्यूम है। तो रिलेशन जो निकल के आएगा वो आपके पास अल्फ़ा इक्वल टू ये आता है, Ng क्या है, Ng है प्रोडक्ट टोटल, मतलब प्रोडक्ट की गैसेस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसेस मोल है, ठीक है, वो है Ng। एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो जाता है, P होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो एट ये हमारे पास अपने पास हम लिख लेंगे। तो अगर कभी प्रेशर के टर्म्स में पूछेगा तो ये अपने पास V था, तो हम 1/P कर लेंगे। नहीं समझा आपने, हम बताते हैं। जैसे प्रेशर पूछता है तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा जो था वो डायरेक्टली हो जाएगा 1/P, है ना, P लिख लेंगे वॉल्यूम की जगह, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा Ng टू द पावर। इससे बहुत काम आपके आसान हो जाएंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करना आ जाएगा। तो यहाँ भी मान लो आपके पास है ना, अल्फ़ा पर हम डेल्टा Ng बराबर क्या लिख लेंगे, डेल्टा Ng बराबर प्रोडक्ट के गैसेस मोल 2 और रिएक्टेंट के 1, तो कितना आ जाएगा 1। और Np क्या है आपके पास, टोटल प्रोडक्ट के ही मोल कितने हैं, 2 है। तो यहाँ से आप जब लिखोगे अल्फ़ा का जो रिलेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, वी डेल्टा Ng कितना है, डेल्टा Ng है आपके पास 1 आया, और Np कितना है आपके पास, Np है 2 आया। और अगर मान लो अल्फ़ा का ही रिलेशन प्रेशर के टर्म्स में लिखना है तो क्या हो जाएगा 1/P
p टू द पावर कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इससे बहुत काम आसान हो जाएंगे, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ के चलो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में एप्लीकेशन क्या होगा, मान लो इनिशियल मोल आपको गिवन है ए, बी और सी, ये रिएक्शन आपको गिवन है। अब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो इक्विलिब्रियम पे आपको पता है क्या हो जाएगा, ए का कुछ मोल डिसोसिएट हुआ अल्फ़ा, बी माइनस अल्फ़ा स्टोइकियोमेट्री 1, स्टोइकियोमेट्री 1, और ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा स्टोइकियोमेट्री 1। हमें क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए इक्विलिब्रियम पे केसी निकालने के लिए, क्योंकि केसी का जो फॉर्मूला होगा वो आपको पता है क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो रिएक्टेंट होगा, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, ए माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई वॉल्यूम, अपन नहीं पता तो वी मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा वी माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा डिवाइड बाई वी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास कॉन्सेंट्रेशन निकल के आ गया, तो इसको हम वैल्यू को पुट कर लेंगे कहाँ पे, केसी का फॉर्मूला हम इधर ले आके लिख लेते हैं, है ना। तो केसी अपन को ये पता है, और इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगा केसी बराबर आ जाएगा अल्फ़ा, सी की वैल्यू अल्फ़ा अपॉन वी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए क्या है ए माइनस अल्फ़ा अपॉन वी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी माइनस अल्फ़ा अपॉन वी। ठीक है, तो ये हो जाएगा केसी, और यहाँ पे हम इसको वी से वी कैंसिल हो जाएगा अल्फ़ा इंटू वी आ जाएगा, और यहाँ पे ए माइनस अल्फ़ा। मतलब यह एक प्रोसीजर है, आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही अप्लाई करना है, रटना नहीं है, फार्मूला नहीं, ये प्रोसीजर है। तो इस तरीके से केसी हम निकालते हैं। अगर आप इसको समझ गए तो अल्फ़ा की वैल्यू गिवन होगी, आप अप्लाई कर लोगे। अब मान लो ऐसे ही जैसे ये क्वेश्चन है, ये जेई का क्वेश्चन है, क्या लिखा गया है, फॉर अ रिएक्शन 50% HI इज डिसोसिएटेड फॉर द गिवन रिएक्शन। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जेई का तो नहीं, इसी पैटर्न पे आया था, वो हमने कर लिया स्टार्टिंग में। तो 2HI 4.5 मोल वाला जो स्टार्टिंग में किया था, अब आप उस क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो और आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे क्या है I2, ये क्या हो जाएगा इनिशियल मोल 2, और इतना क्या हो जाएगा 0 0, क्योंकि मोल गिवन नहीं है तो स्टोइकियोमेट्री एज्यूम कर लो। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा 2 माइनस अल्फ़ा इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा, ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आपको गिवन है, अल्फ़ा कितना गिवन है 50%, 50% मतलब क्या हो गया आधा। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करो, इसको हम इधर लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 2 माइनस हाफ इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा हाफ, और ये कितना हो जाएगा हाफ। तो अब हम कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 1/v, और ये कितना हो जाएगा 1/2, सॉल्व करके लिख लेंगे तो ये v ही आ जाएगा, और ये 1/2 v आ गया। ठीक है, अब केसी को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा और कहीं पे इधर लिखते हैं, तो केसी अपन को सॉल्व कर लेंगे। केसी क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2, और ये हो जाएगा HI का स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास H2I2, और अच्छा या एक चीज़ और याद रख लो, इक्विलिब्रियम ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन करा दिया है, इसके बाद भी हमारे पास इक्विलिब्रियम के अलग वैरायटी क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस के लिए अलग करेंगे, और तो आप टेंशन मत लो। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे v का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये v से v कैंसिल हो गया, तो केसी बराबर कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ऐसे आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास है ये इफ़ फॉर द रिएक्शन ए बी, ठीक है, इतना गिवन है, इफ़ इनिशियल ए एंड बी मोल आर टेकन इन इक्वल अमाउंट देन फाइंड के सी। ठीक है, और ये भी है कंडीशन में कि यहाँ पे ये भी गिवन है, ये तो ठीक है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो डी है वो इक्वल है टू ए के। ठीक है, अब आपको बताना है फाइंड के सी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करते हैं, तो इसको भी वैसे ही आप ट्राई कर लोगे, अच्छा क्वेश्चन है, ए है बी है,
ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, सी है, डी है, तो इनिशियल मोल इसका मान लेते हैं ए है और ये है ए, क्योंकि सेम है, इक्वल अमाउंट में मोल लिया गया है, तो ये भी ये आपका मन जो है चाहे वो मान लो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस अल्फ़ा, ये भी क्या हो जाएगा, ए माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। एन टोटल आप निकाल लोगे, तो एन टोटल आपके पास जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस, एन टोटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी वैसे, है ना, एन टोटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ए माइनस अल्फ़ा, वॉल्यूम नहीं पता तो वी मान लेते हैं, ए माइनस अल्फ़ा और ये क्या हो जाएगा वी, और ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा बाई वी, और ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा बाई वी। आपको बोला था, गिवन था कि जो डी का कॉन्सेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे, है ना, वो क्या हो जाएगा 2a के इक्वल है। तो डी क्या था आपके पास, अल्फ़ा बाई वी था, और 2a क्या था, a माइनस अल्फ़ा बाई वी था। तो v से भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अल्फ़ा और ये 2a माइनस 2 अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा और ये क्या हो जाएगा 2a। तो यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 2a/3 आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू 2a/3। और यहाँ पे आप सबको अब वैल्यू चाहे पुट करके निकाल लो, Kc तो भाग जाएगा, Kc क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C प्रोडक्ट और डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, और यहाँ पे क्या हो जाएगा B रिएक्टेंट, और C और D आपको पता है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कितना है, A माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर लो 2a/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा V हो जाएगा, और D क्या है आपके पास a माइनस अल्फ़ा, तो ए सेम ये 2a/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा v, और d क्या क्या हो जाएगा अल्फ़ा बाई v, तो अल्फ़ा 2a/3 v हो जाएगा, और यहाँ पर भी इसको लिख लोगे 2a/3 v हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लो अच्छे से, बहुत इजी कैलकुलेशन है इसका, कुछ कठिन नहीं है। तो यहाँ पे तो v से v साफ साफ आप चाहे तो कैंसिल कर दो, और 2a मतलब 4 आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो इसको सॉल्व करोगे आप, पूरा कैंसिल आउट करोगे तो 4 आ जाएगा, है ना। आप सॉल्व करके देख लें, बहुत इजी कैलकुलेशन है, वो प्रॉब्लम होगा तो बता दूंगा, है ना, बहुत इजी है, मैंने बोल दिया, मैंने किया है तब बोल रहे हैं ना, क्लास मैंने यही पढ़ाया था। तो फॉर द गिवन रिएक्शन 2ab, इफ 10 मोल्स ऑफ A आर टेकन इनिशियली एंड टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम 20, देन फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ A। तो ये मैंने डाटा अपने से सेट किया है ना। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। क्या हो जाएगा 2a और क्या गिवन है b, और क्या गिवन है 3c गिवन है। तो इनिशियल मोल कितना, इफ 10 मोल्स आर टेकन, 10 मोल्स है और ये 0 0 होगा, इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा 10 माइनस अल्फ़ा स्टोइकियोमेट्री 2, और ये अल्फ़ा और ये 3 अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम आर 20 एंड टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है 20 गिवन है टोटल। तो हम एक काम करते हैं, एन टोटल लिखेंगे कितना हो जाए, ऊपर लिखते हैं एन टोटल हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, और ये कितना हो जाएगा 3 अल्फ़ा, और ये आपके पास टोटल इक्वल आ जाएगा किसके 20 के इक्वल आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 अल्फ़ा 3 1 4 अल्फ़ा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 अल्फ़ा आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा, तो 2 अल्फ़ा बराबर 10 आ जाएगा, और ये अल्फ़ा बराबर 5 आ गया, ठीक है अल्फ़ा बराबर 5। तो ये हम वैल्यू पुट कर 10 माइनस 10 माइनस 10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये तो पॉसिबल है ना, गलत हो गया पर पॉसिबल नहीं, पर ठीक है सॉल्व कर लेते हैं 5, और ये कितना हो जाएगा 15। तो कॉन्सेंट्रेशन आप निकालोगे क्या हो जाएगा, ये 0/v हो जाएगा, और ये 5/v हो जाएगा, है ना, और ये 15/v हो जाएगा। तो कैसे जब आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो इस डाटा को हम थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट आ जाएगा तो कोई मतलब है नहीं, तो डाटा को हम चेंज कर देते हैं, है ना, सो दैट अच्छा सा आपका आंसर आ जाए और आप भी खुश हो जाओ। तो इसको हम हटाते हैं, तो हमने ये लिख दिया है, अब सही है, फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये भी थोड़ा सा अलग वैरायटी था, अब सही होगा। तो 2a है और ये क्या है अपने पास 3b है और c है, मैंने लिख दिया क्वेश्चन, आप पढ़ लो।
तो एन इनिशियली अगर बात करेंगे तो ये कितना गिवन है 20 मोल, ये हो जाएगा 0 0। इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा 20 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा और ये 3 अल्फ़ा और ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा हो जाएगा। और आपको पता है कि इक्विलिब्रियम पे ये गिवन है जो 3 अल्फ़ा है ये वाला, ये 3 अल्फ़ा इक्वल है कितना मोल गिवन है बी के 9, तो अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अल्फ़ा बराबर आपके पास 3 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 2 इंटू 3, तो ये अपने पास 14 के इक्वल आ जाएगा। और इसको भी अपन सॉल्व कर लेंगे 3 अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 9 और ये अल्फ़ा अपने पास, इसको हम देखेंगे तो ये अल्फ़ा अपने पास, तो अल्फ़ा 3 ही रहना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर निकालना है मान लो किसका ए का निकालना है तो कितना हो जाएगा, अगर ए का निकालोगे तो कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई है यही था ना 2 इंटू 3, मतलब कितने मोल डिसोसिएट हो डिवाइड बाई आपके पास ये इनिशियली मोल कितना था 20 था, तो 20 तो इसको निकालोगे कितना हो जाएगा 0.3 जो कि 30% के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा भाई, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अप्लाई कर लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको दूसरा बताते हैं, केसी का एप्लीकेशन हो गया। अब हम आपको बताते हैं कैलकुलेशन ऑफ केपी, दूसरा एप्लीकेशन। तो ये बिल्कुल डरना नहीं है, आराम से समझाता हूँ, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। यकीन मानो जेई नीट में हमेशा यही प्रोसीजर पे क्वेश्चन आएंगे, सेकंड मेथड भी बताऊँगा आपको। एक रिएक्शन ये गिवन है, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। अब इनिशियल मोल कितना है हम मान लेते हैं ए है बी है, कुछ भी आपको गिवन हो सकता है क्वेश्चन, ये 0 होगा। मोल साइट इक्विलिब्रियम अल्फा डिसोसिएट हुए, स्टोइकियोमेट्री 1 से मल्टीप्लाई, सिमिलर ये भी बी माइनस अल्फा स्टोइकियोमेट्री 1, और ये भी जो डिसोसिएट हुआ वही बनेगा अल्फा। यानी टोटल निकाल लो, क्योंकि केपी निकालते टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी। केपी कैसे निकालते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और पार्शियल प्रेशर में मोल फ्रैक्शन की ज़रूरत होती है जहाँ पे टोटल मोल यूज होगा। ठीक है, तो हम मोल फ्रैक्शन सब काम पहले से करके रेडी रखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, गिवन मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। तो गिवन मोल कितना है ए का इतना, टोटल मोल आपने अभी निकाल लिया तो हमने ये लिख लिया। बी का गिवन मोल इतना है, ये लिख लिया, टोटल मोल ये है, कर लिया, ये मोल फ्रैक्शन है। सी का भी अपन ने निकाल लिया। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर पीटी है, मोल फ्रैक्शन तो ये आपने निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, पीटी अपन ने ये लिख लिया, यहाँ पर ये लिख लिया है ना, ये पार्शियल प्रेशर हो गया। वैल्यू पुट कर दिया अपन ने ये, तो अब पुट करने के बाद आपके पास जो भी आंसर हो जाएगा यही आपके पास, पीटी से पीटी आप कैंसिल कर दो चाहे तो। ठीक है, और एक काम और कर लेते हैं, अल्फा अपॉन ए प्लस बी माइनस अल्फ़ा, और पी टी एक कैंसिल हो गया और ये अपने पास चला जाएगा ऊपर, तो ए प्लस बी माइनस अल्फ़ा पहला हो गया, और ए प्लस बी माइनस अल्फ़ा ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस अल्फ़ा, ठीक है, और बी माइनस अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा पी टी हो जाएगा। तो ये जनरल इक्वेशन आ गया, ये प्रोसीजर था, आपको यही प्रोसीजर को फॉलो करना होता है केपी निकालते टाइम। फिलहाल के लिए क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो देखो भाई, सॉल्व जब करते हो तो इनिशियल मोल आप वैसे ही करो, सॉलिड से तो बात ही नहीं करनी है, इसको इग्नोर कर देना है, इग्नोर, है ना, सॉलिड से कभी भी बात नहीं करना, चाहे कैसे निकालना चाहे केपी। तो यहाँ पे CO2 का स्टोइकियोमेट्री ही मान लो, इनिशियल मोल तो गिवन नहीं है 1 और ये 0, अपने पास इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा और ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा। यानी टोटल भी निकाल ही लेते हैं क्योंकि ज़रूरत तो पड़ेगा ही, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, गिवन मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, टोटल मोल 1 प्लस अल्फ़ा, गिवन मोल डिवाइड बाई टोटल मोल 1 प्लस अल्फ़ा। पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं। पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा, और एक काम और है, अल्फ़ा की वैल्यू आपको दे रखी है, अल्फ़ा की वैल्यू आपको दे रखी है, देख लो चाहे तो, अल्फ़ा आपको गिवन है 50%, तो 50% क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे आप इच्छा दिल करे तो आप वैल्यू भी पुट कर लो 1 माइनस 1/2, और यहाँ पे 1 प्लस 1/2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2, और ये क्या हो जाएगा 1/2
2। तो इसको सॉल्व करो एलसीएम वगैरह लेके, तो 2 हाफ हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा उसको 2/3 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 हाफ, हाँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 बाई, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 1/3 आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो ये अपन ने किया। अभी पार्शियल प्रेशर हम अलग से निकाल लेते हैं इधर। तो पार्शियल प्रेशर हम निकाल लेते हैं। इसको मैं स्मॉल कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसको ऊपर है ना, नीचे ही लिखेंगे तो ज़्यादा सही है। अपन ने इसको ऊपर किया, और इसको भी हम थोड़ा सा शॉर्ट करके ऊपर ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लिख लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर। तो 3 4 जा, और ये कितना हो जाएगा 3 4 जा, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 आ गया। अब आप केपी लिखते हो, केपी कैसे लिखते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट का स्क्वायर डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में 8 का स्क्वायर आ जाएगा पार्शियल प्रेशर, और ये 4 का, तो ये आ जाएगा 16 ATM आंसर। केपी 16 ATM आ गया, ठीक है। सेकेंड मेथड भी है इसका, मैं सेकेंड मेथड भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सेकेंड मेथड कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट प्रेशर के टर्म्स में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्रेशर, ये सॉलिड से तो इग्नोर ही करना है, ये इसको मान लो पी इनिशियल कितना है, अब पी इनिशियल डायरेक्ट जो गैस है उसको, तो ये हो जाएगा P0, ये कितना है 0, डायरेक्ट प्रेशर के टर्म्स में। पी इक्विलिब्रियम पे निकाल लेंगे, है ना, पी इक्विलिब्रियम पे, तो पी माइनस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा डिसोशिएट हुआ पी, और ये कितना हो जाएगा 2p अल्फ़ा, है ना। और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है कितना भाई 50%, तो इनिशियल का 50p/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 × P0/2, प्रेशर आधा हो गया है ना 50%। तो ये अपने पास हो गया, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा P0/2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा P0 आ जाएगा। अब आपको टोटल प्रेशर भी गिवन P0/2, और P0 ये किसके इक्वल है 12 के इक्वल है। तो अपने पास आ जाएगा, ये सॉल्व कर लेंगे 3p0, और ये कितना हो जाएगा 24, समझ पा रहे हो आप जल्दी से। और ये P0 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो इसको पुट कर लो, तो 8/2, और ये कितना हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 4, और ये आ गया आपके पास 8 ही आ गया, बस आ गया। अब केपी आप लिख लो, केपी क्या लिखते हो, PCO का स्क्वायर और PCO2 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है 4, ये आ जाएगा 16 ATM। तो ये दूसरा मेथड है, आपको जो सही लगे वो फॉलो करो। मैं पहला ही फॉलो करता हूँ क्योंकि वो फिक्स प्रोसीजर है, उससे करोगे गलती नहीं होती, ठीक है। चलो दूसरा देख लेते हैं भाई, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी। तो अल्फ़ा बराबर होता है, ये फॉर्मूला निकल के आता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू कैपिटल D स्मॉल d और अपॉन में स्मॉल d n-1। तो कैपिटल D क्या है, वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट है। वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोल कांस्टेंट पढ़ा है, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 होता है। और स्मॉल d क्या होता है, वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। अब n क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट, n जो है प्रोडक्ट के कितने मोल है, जब रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तभी लेना, जब रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तभी प्रोडक्ट के मोल लेना। तो 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो इसको 1 बनाओ, कैसे डिवाइड कर दो, तो NH3 2 से डिवाइड कर दो, और ये कितना हो जाएगा हाफ N2, और कितना हो जाएगा 3/2 H2। अब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 1 है, अब आप n लिखोगे तो कितना हो जाएगा हाफ, और यहाँ पे 3/2, और जो कि सॉल्व करने पे 2 आएगा, समझ आया। तो ऐसे इसको लेते हैं, है ना। इस पे बेस मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, या आपको मैं दिखा देता हूँ। ये नीट वाले देखें, ये 2024 का क्वेश्चन है, नीट का है ना, पूछा था KP KC नॉट इक्वल, तो डेल्टा NG बस देख लो, डेल्टा NG कहाँ इक्वल नहीं है, इसमें इन सब में 0 था, है ना, और इसमें नहीं था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में आपको समझा देते हैं। देखिए ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है, अच्छे समझते हैं कि अगर मान लो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाता है बाय ए चेंजिंग इन टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन, द सिस्टम शिफ्ट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इन अ सच अ वे दैट इट counteracts
द इम्पोज चेंज। मतलब आप कोई चीज़ इक्विलिब्रियम पे है, उसको डिस्टर्ब करोगे, टेम्परेचर बढ़ा घटा के, प्रेशर का बढ़ा घटा के या कॉन्सेंट्रेशन, तो फिर से इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेगा। तो डायरेक्शन किधर की तरफ होगा ये बताता है इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल, है ना। फॉर एग्जांपल इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हम देखते हैं। मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, ऐसे लिखेंगे ज़्यादा सही है। आपके पास एक बड़ी बोतल है, एक छोटी बोतल है ना। और बड़ी बोतल में ज़्यादा पानी है, छोटी बोतल में कम पानी है। मतलब दो सेम बोतल आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक में ज़्यादा पानी, एक में कम पानी, दोनों को कनेक्ट कर दोगे, पानी किधर से किधर की तरफ फ्लो होगा, हायर टू लोअर, है ना। तो वैसे ही मान लो ये रिएक्शन है, हमने क्या किया है, ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया है। ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया है, ए का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा दिया है तो रिएक्शन किधर की तरफ शिफ्ट होगा। तो सीधी सी बात है, ए बढ़ गया, बी तो उतना ही था, तो बी कम पड़ गया, तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम इसको लिख लेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर मान लो हमने बोला ए का कॉन्सेंट्रेशन हमने घटा दिया, तो भाई ए का घट गया तो बी का ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाना चाहेगा तो बैकवर्ड हो जाएगा, आर बैकवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसी तरीके से अगर मान लो हमने बोला कि बी का कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या किया है, इंक्रीज कर दिया है, तो ये किधर जाना चाहेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन जाना चाहेगा, आर बी की तरफ। और बी का कॉन्सेंट्रेशन हमने घटा दिया है तो फॉरवर्ड जाना चाहेगा। समझ आया आपको। तो बस यही इतनी सी बात थी। दूसरा है अपने पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देख लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन नहीं लो। दूसरा है अपने पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, अगर मान लो हम एग्जांपल से ही समझाएंगे कि मान लो अपने पास है N2 है गैस, और यहाँ पे है अपने पास 3H2 है गैस है। प्रेशर बढ़ाने पे हमेशा रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो। ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है। मैंने क्या बोला, प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। किधर कम मोल दिख रहे हैं, इधर 2 मोल है, इधर टोटल कितने, 1 और 3, 4 मोल है। तो रिएक्शन किधर जाना जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वहाँ पे कितना है आपके पास, 2 ही मोल है। तो ऑन इंक्रीजिंग, मैं लिख देता हूँ ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन will shift, reaction will shift in that direction, in that direction where number of moles are in less amount, or in less amount, और नंबर लिख लो। ठीक है, तो बस यही होता है। और अगर इसको जस्ट उल्टा कर देना, प्रेशर अगर मान लो घटाओगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, जिधर ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। किधर, बैकवर्ड डायरेक्शन में। समझ आ गया। तो बस यही होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसको स्क्वायर बॉक्स में लिख देते हैं। और तीसरा है अपने पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको भी अपन देख लेते हैं। तो ये मैंने लिख दिया सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने लिख दिया। देखो, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी होती है जब भी टेम्परेचर रहता है, और मैं आपको कहूँगा हमेशा यही वाला केस याद रख लेना, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ये वाला से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मान लो एंडोथर्मिक की बात करें, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट में हीट पॉजिटिव में, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट साइड ही हीट बढ़ जाएगी, तो ये किधर शिफ्ट करना चाहेगा, वही हाई टू लो, तो यहाँ पे फॉरवर्ड जाना चाहेगा, तो रेट फॉरवर्ड। और अगर मान लो आपने टेम्परेचर घटाया, और ये किसी भी भेस में आ सकता है, बस आपको याद ये रखना है, अगर ये सब भी आ गया तो आपको यही दिमाग में रखना है। तो क्या हो जाएगा, ये कम कर गया तो जस्ट रिवर्स कर दो, किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी सिमिलर, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो आप देखो प्रोडक्ट साइड हीट पॉजिटिव करके लिखा है ना। तो प्रोडक्ट में हीट बढ़ेगा तो किधर भेजना चाहेगा, रिएक्टेंट साइड, तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और टेम्परेचर अगर घटाया यहाँ पे तो किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड साइड। ठीक है, तो बस ये लॉजिक आपको याद रखना है। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट, है ना, डज नॉट इफेक्ट, इतना ही लिख देता हूँ, डज नॉट
इफेक्ट, हाँ एक होता है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस में अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम बात कर रहा है तो वहाँ पे नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। इनर्ट गैस को ऐड किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लेकिन अगर मान लो एट कांस्टेंट प्रेशर बोल रहा है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन, in that direction where number of moles are in large amount, ठीक है। तो बस ये ली चैडलियर प्रिंसिपल था, आपको याद रख लेना है। एक जेई में नीट में 5 बार सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो लिखता हूँ फॉर्मेशन ऑफ, लिख देता हूँ फॉर्मेशन ऑफ NH3 फेवर, ठीक है। इसी को लैंग्वेज को बदल के कई तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन को नीट जेई दोनों में, ठीक है। 3H2, तो आपको NH3 का फॉर्मेशन करना है तो फेवरेबल कंडीशन आपको बताना है। ऑप्शन दे देता हूँ, टेम्परेचर हाई, प्रेशर कम, और ये रिएक्शन कैसा है, ऐसे लिखा था एक्सोथर्मिक है। दूसरा ऑप्शन है प्रेशर, टेम्परेचर कम प्रेशर ज़्यादा। तीसरा ऑप्शन है टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा, और चौथा ऑप्शन है टेम्परेचर कम प्रेशर कम। तो अभी आपने पढ़ा, अब आप पहचान लो एक्सोथर्मिक है। डेल्टा H नेगेटिव मतलब रिएक्शन कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक हो गया। और एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट साइड हीट लिखा था, तो प्रोडक्ट साइड लिखा था हीट और हमें बनाना है NH3। तो आपको पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, इधर जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट में हीट है एक्सोथर्मिक में। हमें ये तो चाहिए नहीं, तो हम टेम्परेचर डिक्रीज चाहिए, हमें टेम्परेचर क्या चाहिए, डिक्रीज। तो टेम्परेचर कम होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। और प्रेशर आपको पता है इंक्रीज करने पे ये जिधर कम नंबर मोल्स हो उधर जाता है, तो कम टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक होता है टर्म्स आता है रिएक्शन क्वॉशेंट, लास्ट में वो भी देख लेते हैं, उसको भी क्यों छोड़े अपन। रिएक्शन क्वॉशेंट, रिएक्शन क्वॉशेंट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखो इसको QC से लिखते हैं। ये मान लो आपके पास एक रिएक्शन है, A है, B है, और अपने पास क्या है, C और D है। तो आप जैसे KC नहीं लिखते थे वैसे ही QC भी लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D, है ना, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। आप बिल्कुल वैसे लिखोगे जैसे KC, बट ये QC जो होता है ये इक्विलिब्रियम पे बात नहीं होती है, नॉट एट इक्विलिब्रियम। KC क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम पे होता है। तो बस यही फ़र्क होता है QC और KC में। पर यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, 3 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। लिख देता हूँ केस 1। केस 1 में आपसे ऐसा पूछा जाता है कि अगर मान लो KC ज़्यादा है QC से, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और केस 2 अगर है, मान लो KC लेस है QC से, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर मान लो KC इक्वल है QC के, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी। यही होता है, यही आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है केस 2, और ये हो जाएगा केस 3। और एक वैल्यू आपको गिवन होगा, एक आप फॉर्मूला से निकाल लोगे, ठीक है। तो बस ये वैरायटी होता है। और एक क्वेश्चन आपको थर्मोडायनामिक्स से भी होता है। अब ये तो आप कर पाओगे, एक मैंने बोला ना आप QC KC कुछ निकाल लोगे, कोई एक वैल्यू गिवन होगा, एक निकाल के आप कंपेयर कर लोगे। एक आपके पास होता है थर्मोडायनामिक्स, है ना, रिलेशन गिव फ्री एनर्जी के इक्विलिब्रियम में रिलेशन क्या होता है। तो एक फार्मूला आप ये याद रख लो, डेल्टा G
नॉट थर्मोडायनामिक्स मैंने पढ़ा था RT ln के इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला रहा, ये आप याद रख लो। ये डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट करके पूछ ले, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जेई वाले एक चीज़ याद रख लो, जेई वालों के लिए है कि टॉप 100 क्वेश्चन आने वाला है, 3 स्टेप स्ट्रेटजी आने वाला है। अगर आप वो कोई चैप्टर नहीं पढ़ना चाहते हो, ऑर्गेनिक के हमारे 100 क्वेश्चन कर लो, इनऑर्गेनिक फिजिकल के, आपका क्वेश्चन वहीं से आएगा, ये गारंटी है। बहुत ही एनालिसिस के बाद हमने वो बनाया है, और वो जेई के ही क्वेश्चन देख के बनाए गए हैं। और उसके बाद नीट वाले भाई आपके लिए तो धुरंधर तैयारी हो ही रही है, आप जुड़े रहो, आपके लिए भी अपडेट जल्दी ही आएगा। बाकी ये सब वीडियो आप देखते रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।